जय हिंद प्यारे साथियों। तो चलते हैं, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। पिछले क्लास में तो हम लोगों ने पूरी की पूरी क्लास ही ख़त्म कर डाली थी। एल नीनो, ला नीनो, ये सारा चीज़ हो चुका था हम लोगों का, है ना। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग करने वाले हैं घास का मैदान पूरी दुनिया में। ठीक है, तो चलते। बड़ी इजी है, टेंशन ना लीजिए, एकदम बहुत ही स्पीड से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्क रेखा आपको तो पता ही होगा, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और इसे मकर रेखा बोलते हैं, और ये जो बीच में है इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। सबको पता होगा ये बात। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा गर्म ही रहता है। क्या रहता है? गर्म, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा। आश्चर्य की बात मैं बताऊं तो जब जब आप सबकी उम्र में थी, तो मतलब 11th-12th में, तो मेरे को ये उष्ण, खास करके 11th 2018 में जब टीचर पढ़ाते थे, बताते थे उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो मेरे को लगता था कि काश कोई मेरे को बस ये 2 वर्ड का मतलब बता दे। और उस वक्त डर तो पूछो ही मत। हम तो पूछते भी नहीं थे, और तो और किसी दोस्त से भी नहीं पूछते थे, डर से कि पता नहीं क्या होगा, क्यों पूछे, किस लिए पूछे। खुद के ही अंदर बहुत सारा सवाल रहता था। तो ऐसा आप सब ना करें। जो चीज़ ना समझ में आए ना, वो फटाक से उठ करके पूछ लिया करो, ठीक है। कोई मतलब अगर कोई भी टीचर आए हैं तो वो पढ़ाने के लिए आए ना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत पूछे, ठीक है। खैर, तो चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय सबको पता होगा, खैर, लेकिन उनके लिए जो मेरे जैसे थे होंगे, जिसको नहीं पता होगा, इसलिए मैं उनके लिए बता देती हूँ ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो देखिए, कर्क रेखा ऊपरा, ये रही आपकी कर्क रेखा, और ये रही आपकी मकर रेखा। निचवा में रही आपकी कौन सी? तो मकर रेखा, ठीक है। और ये जो बीच में हमारा जो चल रहा है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर सूर्य चमकता है। अब ये परपेंडिकुलर का होता है, छोड़ दो इसको, हमेशा चमकते रहता है, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, हमेशा, ठीक है, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। खैर, चलते हैं, छोड़ते ये सब बातें। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं क्लास पे। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जितना भी क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा इलाका, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, यानी कि बहुत गर्मी रहता है, हमेशा गर्मी रहता है, इसी को उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, ठीक है। ऊंचा बोलते ना, उष्ण मतलब ऊंचा, एकदम लहलहा के मतलब यहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक है। बाकी बात जो ये मकर रेखा के निचवा और कर्क रेखा के ऊपरा जितना भी ये इलाका कहलाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्ण नहीं बोलते बड़ा शीत गिर रहा है, अरे बाप रे बाप बहुत ठंडा, तो बस शीतोष्ण, ठीक है। किन्हीं को अजीब लग रहा होगा कि ये वर्ड कौन नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब ठंडा वाला इलाका, और उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म वाला इलाका। और उष्ण कटिबंधीय किन 2 रेखाओं के मध्य रहता है? तो कर्क और मकर रेखा के मध्य रहता है, ठीक है। तो ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय 2 शब्द का मतलब पता हो गया हो, तो क्यों ना हम लोग चले घास की तरफ। देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के घास पाए जाते हैं, ठीक है, एक ठंडा वाला और एक गर्म वाला। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद अगर होता है तो ठंडा वाला होता है, गर्म वाला भी होता है बट उतना नहीं, ठीक है। गर्म इलाके में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी घास वगैरह रहते हैं, वो ना मतलब ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। और ये ठंडा वाला इलाके में चले जाइए, शीतोष्ण कटिबंधीय, इस इलाके में तो बड़का बड़का घास रहता है, क्या बताएं। तो चलते भाई देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितनी भी घास पाए जाएंगे, उन घास को हम क्या बोलेंगे? सवाना, ठीक है। गर्म घास को ही, गर्म इलाके में जो घास उगता है उसी घास को हम बोलते हैं सवाना। ये कॉमन नाम है। जैसे में हर घर के मतलब हर घर में दो बेटे तो पक्का ही होंगे,
तो बड़े वाले को बड़े बोला जाता है और छोटे वाले को तो एकदम छोटा बोला ही जाएगा। बड़े वाले को भले उसके नाम से पुकारा जाए, बट छोटे वाले को छोटू कह के ही बुलाया जाता है। और ये सिर्फ एक एक बच्चे के साथ नहीं था, कई बच्चों के साथ जो घर का छोटा उसे छोटू 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 छोटा छोटे कह के बुलाते ना। ठीक उसी तरह ये कॉमन नाम है कि ये कर मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उस क्षेत्र में जितने भी घास पाए जाएंगे सबको समाना। जैसे में कि हर फैमिली मेंबर में एक छोटा कोई बेटा होगा या छोटी कोई बेटी होगी, तो उसे छोटी या छोटू या फिर छोटे कहते हैं, कॉमन नाम है। ठीक उसी तरह, ठीक है। तो मैं अब इतना तो आशा कर सकती हूँ कि सवाना क्या है ये समझ में आ गया होगा। ये एक कॉमन नाम है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घासों को सवाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात हो गई ना कि इसे कहीं कहीं ना दूसरा नाम दे दिया गया है। सवाना है ही सवाना। जैसे में हर घर का छोटा लड़का या छोटी लड़की हमेशा वो छोटू ही रहता है, छोटे ही रहता है, कॉमन नाम है, बट उसको नाम दिया जाता है ना, दिया जाता है चिंटू, मिंटू या फिर रिंकी, पिंकी, इस टाइप से नाम दिया जाता है। ठीक उसी तरह किसी किसी देश ने, किसी किसी महाद्वीप ने अपना अपना नाम दे दिया है। तो चलते हैं किसने क्या नाम दिया। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, मैं मैप में फिर भी मैं नाम बोल दूंगी और फिर बेहतरीन से मैं आप सबको फ़ोटो दिखला दूंगी, ठीक है। खैर चलते हैं फटाक से हम लोग। तो देखिए पूरा इस इलाके में अगर कुछ नहीं तो सवाना घास, क्या कुछ नहीं तो सवाना घास, बट देख लेते हैं किसी किसी देश ने अपना अपना नाम दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाएगा कौन सा, सवाना घास, क्या सवाना घास, ठीक है। इसने कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और, अफ्रीका पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक सवाना घास कहाँ पाया जाता है, तो वो है अफ्रीका। हाँ, आपसे ये नहीं पूछ सकता कि सबसे ज़्यादा, बट सिर्फ पूछेगा सवाना तो अफ्रीका माना। ऐसा क्यों, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बट श्रीलंका के पास आते आते श्रीलंका ने कुछ और नाम डाल डाला। क्या डाला, क्या नाम डाला था इन्होंने, तो इन्होंने पटाना रख डाला। क्या, पटाना। श्रीलंका ने क्या कह दिया, पटाना। नाम क्या रखवा दिया, पटाना। है सवाना घास बट उसका पटाना। जैसे घर का वो छोटा लड़का ही है, जैसे सबके घर होता है, बट उन्होंने चिंटू नाम रख डाला। ठीक उसी तरह है सवाना घास जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, बट उसका श्रीलंका ने नाम रख दिया क्या, पटाना, ठीक है। तो क्लियर। अब थोड़ा सा और, ब्राज़ील, कहाँ, ब्राज़ील इलाके में इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्राज़ील इलाके में इसका नाम क्या रख दिया गया था, तो ब्राज़ील में कंपोज बोला गया। क्या, कंपोज। तो ब्राज़ील में कौन सा, तो ब्राज़ील में कंपोज। वैसे हमको कोई बात नहीं, चलेगा। ये रहा हमारा ब्राज़ील, और ब्राज़ील में कौन सी घास, तो कंपोज। ये भी सवाना है, परंतु ब्राज़ील ने कहा ना, हम अपना घर का छोटवा बेटवा को नाम रखेंगे कंपोज। ले भाई रख, हम लोग का जटिल हो गया। सवाने रखता तो क्या दिक्कत था, बट ना कंपोज। तो कंपोज किसने, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश के पास कौन सी घास पाई जाएगी, कंपोज। है सवाना, नंबर खाली चेंज किया गया, कंपोज, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं ना। तो देखिए वेनेजुएला में, कहाँ, वेनेजुएला में, वेनेजुएला ने भी नाम चेंज कर दिया, और वो उन्होंने क्या रखा, लानोज। वेनेजुएला ने क्या नाम रखा, लानोज। वेनेजुएला ने क्या नाम रखा, तो लानोज। इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं। इसने, किसने, तो वेनेजुएला ने। वेनेजुएला इसी इलाका में, वेनेजुएला। अभी ये मैप है ना, डीप से नहीं जा सकते ना, तो आप सब तो पूरा का पूरा देश याद है, आप सबको देशों के बारे में पता है, तो सब समझ ही जाओगे। इस इलाके में वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला में कौन सा नाम पड़ता है सवाना घास का, कौन सा, तो लानोज, ठीक है। पूछा जाएगा लानोज घास कहाँ से, तो आप बता दीजिएगा, वेनेजुएला से, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घास पाए जाते हैं। कहाँ, शीतोष्ण, मतलब ई का ऊपरवा में और ई का ऊपरवा में, कौन लंबा वर्ड नहीं है, शीतोष्ण। ठंडा वाला इलाका में जो पाया जाता है उसी को शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण। वैसे हम लोग जान लिए शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए अमेरिका जो है वो तो, यहाँ तो गर्मी उतनी है नहीं, ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है नहीं, तो अब क्या किया जाए,
तो यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। और इस क्षेत्र के पास हम लोगों को मिलता है प्रेयरी घास। कौन सी? प्रेयरी घास। कौन सी घास? प्रेयरी घास। ठीक है, तो ये प्रेयरी घास कहाँ पे मिलती है? तो अमेरिका में मिलती है। चलिए ये हम लोग जान लिए, कनाडा और अमेरिका के सीमा के पास। सीमा आपसे पूछेगा नहीं, बस क्षेत्र पूछ लेगा। ठीक है, उष्ण और कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे, फटाक से हम लोग थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया अमेरिका और कनाडा के मतलब सीमा के पास कौन सी घास मिलती है? प्रेयरी की घास। अब देखते हैं पंपाज। पंपाज की घास कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपाज की घास, ये निचवा है, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पंपास। तो पंपाज घास कहाँ पे मिलती है? अर्जेंटीना में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडा वाला। ठीक है, और इनकी खासियत होती है बहुत बड़ा बड़ा रहता है ये घास, बहुत काम लायक भी होता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग। देखिए साउथ अफ्रीका, थोड़ा नीचवा बंधा गया है ये, कैसे इसको, कोई बात नहीं। ये जो हमारा मकर रेखा वो थोड़ा नीचे हो गया है, तो डोंट वेरी, चिंता ना करें, हो जाएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। तो साउथ अफ्रीका यानी कि इस जगह पे, साउथ अफ्रीका यानी कि इस जगह पे कौन सी घास पाई जाती है? विल्ड। कौन सी? विल्ड। ठीक है, ये सवाना नहीं है, शीतोष्ण है। ठीक है, ये कौन सी घास है? तो शीतोष्ण घास है। घास का नाम क्या है? विल्ड। देखिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ में आ जाएगा, बट याद रहना चाहिए, समझे? ये याद रहना चाहिए और आप सबको ये याद करना ही होगा। तो साउथ अफ्रीका में कौन सी घास पाई जाती है? वेल्ड की घास। साउथ अफ्रीका में कौन सी? वेल्ड की घास। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। और ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को सवाना ही पाया जाएगा, लेकिन वो कम है। ठीक है, अगर सिर्फ सवाना पूछे तो आप हमेशा मारिएगा अफ्रीका, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया भी मार दूँ, नहीं। ठीक है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाएगा, उसमें कुछ और टाइप से पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में तो एक सवाना घास मिलता ही है, ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास तो मिलता ही है, बट उनके साथ साथ यहाँ पे और 2 प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक, कुछ भाग देखिए अभी थोड़ा सा ये और ऊपर जाता है, ये मकर यहाँ पे ऊपर जाता, बट हमारा नीचे हो चुका, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 प्रकार की घास पाई जाएगी। एक तो सवाना पाया जाता ही है ऑस्ट्रेलिया में, एक तो सवाना पाया जाता ही है, बट 2 प्रकार के और घास पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस द्वीप के पास कौन सी पाई जाएगी? कैंटरबरी, न्यूजीलैंड द्वीप के पास। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग तो आता है उष्ण कटिबंधीय में, लेकिन कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में आ जाता है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो ये हमारा न्यूजीलैंड है, ये आ जाता पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और यहाँ पे कैंटरबरी का घास पाया जाएगा, जो कि ठंडी प्रदेश में है। ठीक है, कौन सा घास? कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कौन सा? कैंटरबरी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूक्रेन की तरफ। तो आप सबको पता ही होगा यूक्रेन इस क्षेत्र में है ना। तो यूक्रेन की तरफ कौन सी घास है? स्टेपी की घास। अरे बाप रे बाप, ई वाला आपको ना 10th क्लास में और एक 11th क्लास में बड़ी पढ़ना होता है। स्टेपी हम तो पढ़े थे, हमको बस उस वक्त वाला सिर्फ इतना ही याद है, स्टेपी नाम का कोनो चीज़ था, आदमी था या कोनो और था, हमको कुछ नहीं पता। बट स्टेपी उस वक्त वाला सिर्फ मेरे को स्टेपी ही याद है। स्टेपी याद भी कैसे सो बताए? टोपी के वजह से मेरे को स्टेपी याद रहा, वरना नहीं याद रहता। तो स्टेपी का जो ना क्या बोलते हैं, गेहूं वगैरह नहीं रहता था भूगोल में पढ़ने वाला, इस तरह खेती होता है, उस तरह खेती होता है। सर्वाधिक खेती स्टेपी के मैदान में होता है, स्टेपी के घास के मैदान में होता है, बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है पूरी दुनिया में। इस तरह ई वजह से हमको याद रहा, क्या बताएं। आप सब ना बहुत तेज हो पढ़ने में, बहुत ज़्यादा तेज हो, आप सब खुद को झांक करके देखिएगा सच में, और आप सब बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, खैर पढ़ाई की तरफ आते हैं हम लोग। तो ये यूक्रेन में स्टेपी की घास मिलती है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वो कैसे, तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो स्टेपी वाला घास है ना, वो कहीं पेड़ है ही नहीं,
दूर दूर तक सिर्फ घास मिलेंगे, एकदम घास, कहीं पेड़ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। इसीलिए वृक्ष रहित घास पूरे वर्ल्ड में किस घास को बोला जाएगा? स्टेपी घास। किस घास को? स्टेपी घास, जो कि यूक्रेन में, और यूक्रेन में भी बड़ी मार हो रहा, क्या बताएं, पिछले साल भी बहुत हो रहा था। तो स्टेपी के घास दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास है, पेड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वृक्ष रहित घास किसे बोला जाएगा? यूक्रेन में जो स्टेपी घास है उसी को बोला जाएगा। आप सबको याद होगा, स्टेपी घास तो यूक्रेन में है, बट स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? हम बता दिए हैं, तो जिनको पता होगा वो बता दीजिए मैं फटाक से। स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पढ़े हैं ना, उसी में से कजाकिस्तान देश में स्टेपी मरुस्थल है। जिनको याद नहीं होगा मैप खोलेंगे और जा करके देख लेंगे, ठीक है, मतलब एटलस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, हंगरी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टेपी का घास देखा, हम लोगों ने स्टेपी का देखा, यहीं पे हम लोगों का हंगरी, ठीक है। हंगरी देश के पास पुस्ताज की घास पाई जाती है। कौन सी? पुस्ताज। कौन सी घास पाई जाती है? पुस्ताज की घास। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय, जितना भी मकर कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के इधर नीचे की तरफ जितना भी आएगा वो सारी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो हंगरी में कौन सी घास पाई जाएगी? पुस्ताज। कौन सी? पुस्ताज। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आप सबको एक चीज और बताना था, अब वो क्या है? तो देखिए, शीतोष्ण इलाके में जितने भी घास पाए जाते हैं ना, घास, तो घास को आप पूरे काट दो, और घास को जब आप काट दीजिएगा, ठीक है, जब घास को आप काट दीजिएगा तो उसके नीचवा वाला जो मिट्टी होता है ना, घास के नीचे वाला मिट्टी, ऊपर से तो हमने काट दिया, मिट्टी बचा, तो उस मिट्टी में चरनोज बहुत मतलब उस मिट्टी को चरनोज मिट्टी बोलते हैं। क्या? चरनोज मिट्टी। और चरनोज, देखिए अब हम तो बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, ये सब क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ना था। चरनोज मिट्टी, उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, कितना मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से गेहूं बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि चरनोज, इसके नीचे चरनोज मिट्टी बहुत मात्रा में अच्छा रहता है, उसे चरनोज मिट्टी बोला जाता है। उस घास के नीचे वाला यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी घास आते हैं, उन घास के जड़, उनको काट दो, तो उसके नीचवा में जितना भी मिट्टी आएगा, उन सारे मिट्टी मतलब चरनोज मिट्टी बोला जाता है उन सारे मिट्टियों को, ठीक है। चरनोज मिट्टी में गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा सबका। चरनोज मिट्टी में गेहूं बहुत अधिक होता है। और चरनोज मिट्टी पाई कहाँ जाएगी? तो घास के नीचे, ठीक है, घास वाले मैदान में ही चरनोज मिट्टी मिलती है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही यह प्राप्त होगी। और उस क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ घास प्राप्त होती है, उस घास के मैदान में चरनोज बहुत अधिक, उसी मैदान की मिट्टी को चरनोज बोला जाता है, और वहाँ गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है। मैं ये बात बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप सबको मैं बताई थी कि प्रेयरी, स्टेपी, प्रेयरी तो अमेरिका में है, स्टेपी घास कहाँ पाई जाती है? यूक्रेन में। दूर दूर तक पेड़ नहीं, वृक्ष रहित घास, स्टेपी घास। अब उस घास को हम काटेंगे तो काटने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, काहे कि दूर दूर तक तो पेड़ है नहीं, शोर जर कबाड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। एकदम बराबर समतल मैदान, वाह, कटाई हो जाएगी। उसके बाद गेहूं आराम से किया जा सकता है। चरनोज मिट्टी जो पाई जाती है, अथाह मात्रा में किया जा सकता है कि नहीं? आराम से किया जाता है। इसलिए दुनिया का ब्रेड बास्केट स्टेपी घास के मैदान को कहा जाता है। इस जगह पर यूक्रेन है, यूक्रेन में स्टेपी घास पाया जाता है, और स्टेपी घास के मैदान को दुनिया का ब्रेड बास्केट बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर पूरी दुनिया में गेहूं ना होना तो यूक्रेन अकेले पूरी दुनिया को गेहूं दे सकता है, इतनी क्षमता होती है चरनोज मिट्टी में। तो क्लियर, ये बात समझ में आई? ऐसी कोई
जब आप डीपली तरीके से पढ़ लीजिएगा ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप 10th में रहिएगा, 11th में रहिएगा, और उस वक्त तो कौन बताएगा ना, झंझना जाएगा। इसलिए हम सबको छोटे से ही 5-6 से ही वर्ल्ड मैप हो, इंडिया मैप हो, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हम लोगों की ना इतना बड़ा बड़ा हो गया तो सीख रहे हैं, आने वाले वक्त में छोटे छोटे बच्चों को भी ये सब चीज़ें पता रहेंगी। और कौन बताएंगे? तो हम ही लोग बताएंगे। आज हम लोग जाने, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे, वो भी अगले तक शेयर करेंगे, है ना। तो चलते हैं। देखो एजुकेशन जो होता है ना, शिक्षा ज्ञान, वो अपने तक सीमित रखिएगा तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसे जितना बांटिएगा ना वो उतना ही बढ़ेगा। आप देखिए सोवा, आप पता नहीं आप सब किए भी है या फिर नहीं, लेकिन जब आप कहीं इधर उधर मेहमान जा रहे होंगे या फिर घूमने के लिए ऐसे जंगल के तरफ गए होंगे तो आपको दिखा होगा कहीं नदी बह रहा होगा, और नदी तो थोड़ी मतलब नदी में ही थोड़ा कहीं सूखा है और कहीं पानी बह रही है, तो आपको अचानक से प्यास लगता है तो कैसे आप गड्ढा खोदते हो और वहाँ पे भी पानी, फ्रेश पानी सोवा जगता है, फिर उस पानी को आप पीते हो, करते हो ना। ठीक ठीक उसी तरह शिक्षा भी है। अपने आप में जितना खोद खोद के निकाल करके किसी को दीजिएगा वो उतना ही सोवा जाएगा, वो उतना ही पनपेगा। कुएं से पानी आप निकालिए तो फिर उसमें फ्रेश पानी जमता है कि नहीं जमता है? हाँ भाई, जम जाता है। उसी तरह है। और अगर आप फ्रेश पानी ना निकालिए तो वो स्विमिंग पूल में कैसे आप पानी आदमी डाल देता है, 15 गो आदमी जाकर नहाएगा, गंदा हो जाएगा, अब उसको सफ़ा नहीं किया जाएगा, तो सफ़ा भी अगर कर दिए तो फिर से हमको पानी डालना होगा, उसमें सोवा नहीं जगता। ठीक उसी तरह शिक्षा भी है, आप इसे जितना बांटेंगे वो उतना ही पनपेगा। इसलिए कोई भी ज्ञान अपने अंदर तक ना रखिए, उसे बांट दो। कोनो का भी हाथ पकड़ो, प्यार से, मुलायम से, अपने भाषा में, बिल्कुल देहाती भाषा में उसको समझा दो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फटाक से थोड़ी और आगे। तो हम लोगों ने जान लिया कि स्टेपी घास के मैदान को दुनिया का ब्रेड बास्केट बोला जाता है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले इलाका में तो सवाना पाया ही जाता है, सवाना घास तो पाया ही जाता है, बट यह कुछ भाग शीतोष्ण की तरफ आ जाता है। मेरा यहाँ पे इसमें लाइनिंग सही से किया हुआ नहीं है, लेकिन एक और नक्शा दिखाएंगे जिसमें लाइनिंग सही है। मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक, तो कुछ इलाके में तो सवाना घास पाया ही जाता है, बट डाउन्स और पार्कलैंड घास भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन कौन सी? तो डाउन्स और पार्कलैंड, जो कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाता है। तो डाउन्स और पार्कलैंड कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा वेट करें। तो लीजिए, इसमें पूरी अच्छे तरीके से दिख जाएगी आपको कर्क रेखा। आप सबको पता ही होगा कर्क रेखा है किधर। तो ये रही हमारी कर्क रेखा, नीचवा रही हमारा मकर रेखा, ये रही हमारी विषुवत रेखा, है ना। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा आप सबको दिख ही रहा होगा आराम से, है ना, आराम से ही दिख ही रहा होगा। अब आप सब देख लीजिए, पटाना कहाँ मिलता है? श्रीलंका में। सवाना कहाँ मिलता है? अफ्रीका में, है ना। लानोज कहाँ मिलता है? बता सकते हो? लानोज वेनेजुएला में। देखिए लानोज कहाँ, तो वेनेजुएला में। कुछ ज़्यादा ही डीप है ये भाई। हो गया। तो लानोज कहाँ मिलता है? वेनेजुएला में। ये भी क्या है? सवाना। देखिए जितना भी रेड कलर से दिया गया है ना, जितना भी रेड कलर से लिखा है वो सारा क्या है? तो सवाना घास है, बस नम्मा अलग अलग रख दिया है। ठीक है, बाकी जितना भी ब्लू कलर से लिखा गया है, ब्लू कलर से, वो सारा कौन सी घास है? तो शीतोष्ण है, शीत वाला घास है। ठीक है, मैं कुछ सवाल कर लेती हूँ। अस्टेपी, देखिए अस्टेपी घास मिल गया हम लोगों को। पुस्ताज मिल गया हम लोगों को। तो पुस्ताज घास कहाँ पाई जाती है? इतना समय से तो हम बता दिए, आप सबको याद तो हो ही गया होगा, हंगरी में। और अस्टेपी कहाँ मिलती है? यूक्रेन में, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? अस्टेपी घास को दुनिया का ब्रेड बास्केट, घास को नहीं, स्टेपी घास के मैदान को। ठीक है, डाउन्स, देखिए डाउन्स और पार्कलैंड कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी वाले भाग में सवाना घास ही पाया जाता है। ठीक है,
और कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? कैंटरबरी तो न्यूजीलैंड में। देखिए कैंटरबरी पाया कहाँ जाएगा? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, कैंटरबरी कहाँ? तो न्यूजीलैंड में। अच्छा वेल्ड, हम तो देश का नाम नहीं बताएंगे, चलिए वेल्ड बताइए तो। वेल्ड, वेल्ड किस देश के पास है? वेल्ड घास, वेल्ड साउथ अफ्रीका। ओ माय गॉड। पंपास, पंपास कहाँ पाया जाएगा? देश का नाम बता दीजिए। पंपास, पंपास की घास अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए प्रेयरी सब जानता है भाई। प्रेयरी, प्रेयरी कहाँ पाई जाएगी? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य यानी सीमा के पास। तो क्लियर हुआ घास। चरनोज, चरनोज चरनोजम, अरे भूल गए थे। चरनोज या चरनोजियम बोलिए, चरनोज या चरनोजियम। ठीक है, चरनोज या चरनोजियम। ये मैदान कैसा रहता है? तो गेहूं के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। और ये मिलता कहाँ है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, खास करके जो हमारा स्टेपी घास जो है उसका मैदान बहुत अच्छा है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो चुका है। तो इसे क्लियर ही समझते हैं। और ये हमने तो बहुत बार बोला है, और जितना बार हमने घास का नाम, देश का नाम, जगह का नाम, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, चरनोजियम क्षेत्र, गेहूं, सब चीज़ें आप सबके दिमाग में आ ही गया होगा। तो क्यों इसे याद करें फिर से, अलग से रटे, याद हो गया होगा आप सबको। अब चलते हैं हम लोग जलप्रपात की तरफ। तो चले जलप्रपात, तो चलते हैं हम लोग अब जलप्रपात को देखने। देखिए जो मुख्य है जलप्रपात तो बहुत है, बट उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमुख रूप से है उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए जलप्रपात ना मतलब नदियों के पास ही मिलता है। झरना को बोलते हो तो छोड़ो, झरना को बोलते हैं। झरना को क्या बोलेंगे? जलप्रपात। छोड़ो वो सब। तमासिन देखे आप सब? तमासिन ऊपर से जो पनिया गिरत रहता है उसी को हम जलप्रपात बोलेंगे। ठीक, क्लियर? वो किसी न किसी नदी के पास ही जलप्रपात होगा। तो देख लेते हैं भाई किस किस नदी के पास है। देखिए आपको ना देश नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछता है। नदी बहुत जल्दी पूछेगा। नदी, कनाडा, देखिए यहाँ पे है ना हमारा अरे यार पेन कहाँ, ये रहा कनाडा। कनाडा और यूएसए के सीमा पर हमारा एगो नदी मिलता है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सा? सेंट लॉरेंस। उन लोग का नामा भी ना अजीबो गरीब रहता है, सेंट लॉरेंस। कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। तो सेंट लॉरेंस के पास हमारा, सेंट लॉरेंस नदी के पास हमारा कौन सा जलप्रपात मिलता है? कौन सा? कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। तो सेंट लॉरेंस के नदी के पास कौन सी जलप्रपात मिलेगी? तो नियाग्रा जलप्रपात। कौन सी? नियाग्रा जलप्रपात। थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई हम लोग, एक अटी और। ओरोनिको, ओरोनिको इस जगह पर मिलेगी। ओरोनिको की सहायक नदी। देश छोड़ दीजिए, ठीक है, बस याद रखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, और ओरोनिको की सहायक नदी करोना नदी। सहायक नदी होता क्या है आप सबको पता होगा। ये रही मुख्य नदी, इसमें एक और नदी मिल गई तो हम इसे क्या बोलेंगे? सहायक नदी। ये हमारा सहायक नदी हुआ, है ना। ये सब पता होगा आप सबको, इतना तो पता ही होता है सबको। तो सहायक नदी, किसके सहायक नदी? ओरोनिको की सहायक नदी करोना नदी पर। कोरोना वायरस तो अब बड़ी फैला, लेकिन करोना नदी कब से ही है। तो करोना नदी पर एंजिल जलप्रपात। देखिए यहाँ पे लिखा है ओरोनिको की सहायक नदी करोना, और करोना नदी के पास एंजिल जलप्रपात। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, और यह कहाँ है? तो वेनेजुएला देश में। चलो देश भी बता दिए हम। ठीक है, तो वेनेजुएला देश में ओरोनिको की सहायक नदी करोना नदी पर एंजिल जलप्रपात मौजूद है। चलिए यह क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और चलते हैं, इसके पास चलते हैं भाई, इसके पास। यह कौन सी नदी है? तो जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। और जलप्रपात का नाम क्या है? तो विक्टोरिया। जलप्रपात का नाम विक्टोरिया। जाम्बेजी नदी के पास जलप्रपात का नाम विक्टोरिया। कौन सी? तो विक्टोरिया। क्लियर? बस इतना ही था, और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस के पास नियाग्रा जलप्रपात।
ओरोनिको की सहायक नदी करुणा नदी पर एंजी जलप्रपात, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। क्लियर, बस इतना ही। बस कंफ्यूज आइएगा आप सब ना, तो पता है कहाँ कंफ्यूज आ जाइएगा, इस जगह बस इस जगह के पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछ दिया जाएगा एंजल जलप्रपात किस नदी के पास या फिर किस नदी पर है। ऑप्शन में रहेगा करुणा नदी, सब लोग जानता करुणा नदी पर है, बट करुणा नदी ना लिख करके ओरोनिको लिख देगा तो भाई कोई बात नहीं, करुणा नदी सहायक नदी है किसका, ओरोनिको, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी का पापा का नाम ना लिया जाए, मम्मी का नाम ना लिया जाए, दादा और दादू का तो नाम लिया जा रहा है ना, तो हम तो उसी के खानदान से हैं, बेटी हो या पोती हो है तो उसी का ना, तो कोई बात नहीं। दादा और दादी का नाम लिया जा रहा है, हाथ तो उठा भी करेंगे। ठीक उसी तरह भले ही ओरोनिको ये करोना नदी का नाम ना लिया जाए, ओरोनिको का अगर नाम लिया जाए तो कन्फ्यूज जाइएगा नहीं, उस पर मार दीजिएगा। तो एग्ज़ाम अगर यहाँ से क्वेश्चन जलप्रपात से उठाता तो ये तो तय है कि यहाँ से पक्का उठाएगा, और यहीं पे आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा। अब लगेगा कि हट इतनी सुन बात किसको याद नहीं रहेगा, तो देखिए वर्ल्ड मैप जो पढ़ लिए उसको तो पता होगा कितना भूले और कितना याद है ना। तो देखिए भूलिए नहीं, इसलिए इसी तरह बड़का को मैप ले आइए अपने घर अपने रूम में, ठीक है, ला करके टांग दीजिए। फिजिकल नक्शा यानी कि प्राकृतिक और एक राजनीतिक दोनों ला करके रख दीजिए, ठीक। और उसको उठिए, ऐसे उठिए बिस्तर पर से, मुंह पूरा खोलिए वगैरह पूरा, और सबसे पहले आँख खोलो तो नक्शे के देखो, अरे यहाँ ये पहाड़ था, अच्छा यहाँ ये जलप्रपात पड़े थे, यहाँ ये घास था, हाँ भाई ये सब भी था, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक। तो आज की क्लास को, लेकिन एक चीज़ और बताना था आप सबको, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं तो यूक्रेन वाला क्षेत्र तो दे देगा हमें, स्टेपी घास के मैदान का तो हमें दे देगा, ठीक है, कहाँ यूक्रेन, परंतु गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो कनाडा। आप सब पढ़े ही होंगे कनाडा देश जब बता रहे थे तो आप सबको पता ही होगा कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मंडी कनाडा, और कनाडा के विनिपेग शहर में कहाँ है, तो कनाडा के विनिपेग शहर में। आज की क्लास यहीं स्टॉप होती है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।